नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में जो है वो पूरे अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है अभी हम आप सभी को बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं हिंदी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक तरीका से बोल सकते हैं कि ये वायरल क्वेश्चन हो सकता है प्यारे साथियों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी 10वीं में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और वो 2025 में जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा एग्जाम देंगे, तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो होगा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जी। क्योंकि हिंदी का इसमें जो है 100 गो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसे आप एक तरीके से बोल सकते हैं क्रेश कोर्स हिंदी का बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए और पूरा अच्छी तरीके से इस क्लास को कीजिए। ठीक है, हम वैसे क्वेश्चन बताएंगे कि जो 2025 के फाइनल परीक्षा में आप लोगों को जो है इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन हो वो टकराएगा। ठीक है, हम वैसे वैसे क्वेश्चन को सेट किए हैं और ये क्लास जो होगा थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो है आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा क्लास को कर लेते हैं तो काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जी बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण जो है वो बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी। ये सभी लोगों को पता होगा ही, हमें तो लगता है पता होगा ही, क्योंकि आप लोग खुद ही अपने आंखों से देख रहे हैं कि आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेरोजगार जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार जो है दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है। क्वेश्चन क्या कहता है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। देखिए, मानव मुक्ति के जो पुरोधा है वो किसे कहा गया है प्यारे साथियों, तो ये कहा गया है जी, देख लीजिए, भीमराव अम्बेडकर को। किसे? भीमराव अम्बेडकर को। धू का बिल्कुल सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था ना, वो किस राज्य में हुआ था। चलिए बिल्कुल एक एक क्वेश्चन याद करते चलिए। मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए, एक चीज़ अभी बता देते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन से हमें एक चीज़ याद आया कि देखिए अभी हम आपको बता देते हैं, इस बात को जो है हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि हाँ सर जो है वो एक बात बताए थे, इस बात को हमको याद रखना है। क्या याद रखना है प्यारा साथियों, कि जितना जन्म ईस्वी मृत्यु वाला ये क्वेश्चन होता है, ये ना आपके एग्जाम में एकदम बिल्कुल पूछा जाता है हर एक बार। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन को जो है, जन्म ईस्वी निधन इस लेखक का कब जन्म हुआ था, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, जो है हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जो बेरोजगारी का मुख्य कारण है वो जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा। 6 का बिल्कुल सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर कि बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक जो हैं वो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। क्या है? तो ये कहानी है, याद रखिएगा। 20 के दांत जो है वो क्या है? कहानी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक एक क्वेश्चन पूरा जो है आप लोग याद करते चलिए और पूरा अच्छी तरीके से जो है आपका फोकस पूरा इस क्लास पे होना चाहिए, ताकि जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, वो पूरा आपको याद हो जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अब आइए प्यारे साथियों 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए ना मार खाना जो है ना वो मामूली बात हो गई थी। ठीक है, वो मार खाता रहता था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा 10 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो जन्म है ईस्वी क्या, जन्म डॉट ईस्वी में हुआ। बोले ना जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जन्म ईस्वी वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे। ठीक है, तो देख लीजिए जी, उनका जो जन्म हुआ था ना 1916 में हुआ था। बिल्कुल याद रखिएगा,
नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 1916 में, एक कदम याद कर जाइए कैसे भी, ठीक है। चलिए अगला देखिए 11 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। अब बनता है क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो हुआ था आखिर ये कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था ना, बिल्कुल देख लीजिए पटना हुआ था। कहाँ पे? पटना में हुआ था, ठीक है। जो बिहार की राजधानी है ना पटना, ये पटना से कौन कौन है थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कमेंट करके, या जो है पटना को कौन कौन जानते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं क्योंकि बिहार से जो बिलोंग करते हैं तो लोग जानते होंगे ना, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मदन किसका बेटा है। मदन जो है वो किसका बेटा है, ठीक है। और देख लीजिए एक बता देते हैं, 10वीं का जो है अभी लगातार लाइव क्लास का टाइमिंग जो है हम आपको बता देते हैं। बहुत बच्चे को लाइव क्लास का टाइमिंग नहीं पता है, तो जो है आपका 7 बजे शाम में है लाइव क्लास का टाइमिंग। रोज 7 बजे शाम में आप लोग का 10वीं क्लास का जो है लाइव क्लास का टाइमिंग है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वीं क्लास का लाइव क्लास का टाइमिंग 7 बजे, और जो बराहुई में होंगे उनका 8 बजे से है, ठीक है। बराहुई में है उनका 8 बजे से, ये इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मदन किसका बेटा है, तो मदन किसका बेटा था जी, तो यहाँ पे गिरधर लाल का ही ना था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं, ठीक है। सेन साहब की जो थी लड़कियां वो 5 थी। कितनी जी? सेन साहब की कितनी लड़कियां? 5 थी, ठीक है। 13 का बिल्कुल सही उत्तर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के जो दांत है प्यारा साथियों वो किसने तोड़ डाले, तो मदन ने। किसने जी? मदन ने, ठीक है। बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन का जो है सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेन साहब की आंखों का तारा है। देखिए प्यारा साथियों, सेन साहब की आंखों का जो तारा है ना वो खोखा है। क्या है जी? खोखा। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है, ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है ना, तो डॉट डॉट से, यानी मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से हो सकता है। किससे जी? खोखा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 17 नंबर, और क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो प्यारे साथियों, गिरधर लाल जो सेन साहब की फैक्ट्री में था ना वो किरानी था। क्या था? किरानी था, ठीक है। चलिए जितना क्वेश्चन ये बता रहा है ना प्यारा साथियों, सब आपके एग्जाम से ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ना हर एक बार लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वही सब क्वेश्चन है। और जो है आपका कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे जो मैंने गेस किया है खुद से अपने से, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जो है, ताकि सभी लोग इसे देखें और पूरा अच्छी तरीके से याद कर ले, ठीक है। तो फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिए, और क्लास को जो भी छात्र अभी तक लाइक नहीं किए तो सब लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हिंदी कविता में प्रगल्भवाद के प्रवर्तक कौन हैं। तो इसके प्रवर्तक जो है ना वो कौन है जी, तो याद रखिए नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। अब अगला हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सीमा, रजनी, आलो, शैफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी। तो ये जो पांचों है ना ये खोखा की बहनें थी। किनकी बहनें? खोखा की, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे क्या है। निबंध है, कहानी है, भाषण, व्यक्ति चित्र है, क्या है। तो ये जो है ना भाषण है आपका। भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे इसे कहानी निबंध टिक कर देंगे, लेकिन जो ये भारत से हम क्या सीखे ये एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्लेटो और कांटा थे। प्लेटो और कांटा थे, ठीक है। तो प्लेटो और कांटा थे, महान दार्शनिक थे ना, महान दार्शनिक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लेटो और कांटा महान दार्शनिक थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो किस देश के लोग जो हैं बड़े बड़े नख, नख मतलब क्या होता है? नाखून होता है, ठीक है। तो जो है गॉड गॉड देश के जो लोग होते हैं ना वो बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नख जो है अपने क्या बोलते हैं, बिहार ही ले लीजिए, अपने इंडिया कहीं ले लीजिए, बड़े बड़े नख बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। खासकर अपने राज्य बिहार में ही ले लीजिए ना, बड़े बड़े नख होगा तो मम्मी पापा स्कूल में कहीं पढ़ने जाइएगा तो टीचर वगैरह जो भी हैं वो काफ़ी बोलने लगते हैं। तो काफ़ी जो है बिहार के तो अक्सर लोग जो होते हैं वो नख नहीं रखते हैं, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है नख तो टीचर वगैरह चेक करते हैं तो मतलब पीटते हैं ना, तो इसलिए नहीं रखते हैं। और जो गॉड देश के लोग जो होते हैं ना वो बड़े बड़े नख बिल्कुल पसंद करते हैं, रखते भी हैं, ठीक है।
चलिए अगला आ जाता है क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना, उन्होंने निर्लज अपराधी किसे कहा है। तो एक मिनट, बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा क्योंकि जो है थोड़ा सा कुछ अलग ही लोकेशन पे हैं हम, ठीक है। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो ये नाखून को कहा है, ठीक है, नाखून को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो उनके द्वारा जो रचित पाठ है ना वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ललित निबंध है, तो ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है ललित निबंध जो है वो क्या है, नाखून क्यों क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए एक सेकंड प्यारे साथियों, देखिए ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये है आपका, ठीक है। और इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि सूर्य नामक किनकी रचना है, सूर्य नामक किनकी रचना है। तो ये ना जो रचना है ना सूर्य नामक, वो है गुणाकर मूले की, किसकी है, गुणाकर मूले की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, देखेंगे आप लोग, एक सेकंड लीजिए। नेवारी यहाँ पे भाषाएं, देवना सॉरी नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये जो भाषा है देवनागरी में लिखी जाती है, देवनागरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 29 नंबर क्या क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है आपका बिल्कुल देवनागरी में, ठीक है, देवनागरी। 29 का बिल्कुल सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं, तो नागरी निबंध के लेखक गुणाकर मूले है, कौन है जी, गुणाकर मूले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है ना वो साहित्य की कौन विद्या है, तो ये है आपका बिल्कुल जी प्यारा साथियों निबंध है, क्या है, निबंध है, बिल्कुल 31 का राइट आंसर भी हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगते हैं। तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेखक हैं वो 9वीं सदी से मिलने लगते हैं, 9वीं सदी, ठीक है। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन, सरहपाद की कृति है, तो सरहपाद की जो कृति है वो है आपका दोहा कोश, क्या है प्यारे साथियों, दोहा कोश है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे, ये थे जी आप लोग देख लीजिए भोज, ठीक है, बिल्कुल 34 का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, बिल्कुल 35 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम जो है ना वो देव है, क्या है, देव, बिल्कुल 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन फटाफट करके हम आप लोग को बताते चलते हैं और पूरा क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से आप लोग जो है याद करते चलिए, ठीक है प्यारा साथियों। और क्लास को लाइक नहीं किए सब लोग लाइक कर दीजिए। और जो है एक चीज़ आपको और बता देते हैं कि जो भी छात्र अभी तक हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। तो सभी छात्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी ही चले जाइए और उस लिंक पे टाइप कीजिए, क्लिक कीजिए और जो है डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइएगा। ऊपर फॉलो का ऑप्शन आएगा, ऊपर फॉलो का ऑप्शन दबा लीजिएगा तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। तो सभी छात्र जो है अभी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और सभी लोग जाइए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पे जो है आपको PDF वगैरह मिलेगा और क्लास कब चलता है, कैसे चलता है, क्या होता है, आज क्या होने वाला है, A to Z जो है आपको जानकारी बिहार बोर्ड से सब चीज़ आपको जानकारी मिलेगा वहीं पे ग्रुप में ही, ठीक है। तो सभी छात्र छात्राएं जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए 37 देखिएगा, रामायण की रचना किस भाषा में है। रामायण की जो रचना है ना ये किस भाषा में है, तो संस्कृत में है, ये आप सभी लोग तो जानते ही हैं संस्कृत भाषा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। तो बेतमा दानपत्र जो है ना किस समय का है। और जो भी आप लोग को डाउट है, जो भी कुछ पूछना है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सबका रिप्लाई कोशिश किया जाएगा देने का, ठीक है। बेतमा दानपत्र किस समय का है, तो ये है जी बिल्कुल आपका 1020 ईस्वी का, कब जी, 1020 ईस्वी का, ठीक है। और 39 नंबर आ जाता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है वो दक्षिणी भारत से मिले हैं, दक्षिणी भारत। 39 का बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 40 देखते हैं, बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो दिल बहादुर न था, बिल्कुल। जो भी बच्चे अच्छी तरीके से पाठ को पढ़े होंगे, बहादुर पाठ,
तो वो अच्छी से बता देंगे ना कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर। आज जो नहीं पढ़ा है वो क्या होगा, तो वही ना होगा कि जितना हम क्लास को अभी पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम तो करीब है, उस क्लास को सभी क्लास को आप लोग डेली किया कीजिए। 7 बजे शाम में रेगुलर लाइव क्लास चल रहा है 10वीं का, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन करके क्लास किया कीजिए ना, बिल्कुल आपको टेंड कर देंगे हम, ठीक है। चलिए 40 देखिए, बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो वो क्या नाम था, तो दिल बहादुर था, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर जो था ना वो नेपाल का रहने वाला था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी नाम है। अमरकांत लिखित कहानी नाम जो है ना वो बहादुर है, ठीक है, बिल्कुल 42 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। चलिए फटाफट बताइए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था प्यारा साथियों। तो बहादुर का जो बाप है ना, ये युद्ध में ही मारा गया था। कहाँ पे, युद्ध में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदगी और जौक किनकी रचना है, तो जिंदगी और जौक जो है ना ये अमरकांत जी की रचना है। जिंदगी और जौक अमरकांत जी की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इंजाम लगा था। तो बहादुर पर न करीबन 11 रुपये चोरी का जो है इंजाम लगा था, 11 ही रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो निर्मला के जो रिश्तेदार लोग होते हैं वहीं बहादुर पर जो है वो चोरी का आरोप लगा देते हैं, ठीक है। ये आप लोग कहानी को पढ़िएगा तो अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। जो कहानी को पढ़ लेगा ना, समझिए एक बार जो है कहानी को जो पढ़ लेता है ना, जो जितना क्वेश्चन उससे पूछता बनता है वो सारा का सारा क्वेश्चन आराम से जो है वो छात्र छात्राएं जो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं कहानी को, निबंध को, भाषण जो भी हो, उसका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उन्हें पूरा याद ही हो जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी हम जो है क्लास करा रहे हैं तो रेगुलर जो क्लास करेंगे उन्हें पूरा का पूरा क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल अच्छी तरीके से हम याद करा देंगे, ठीक है। चलिए बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था ये 1912 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि परंपरा का मूल्यांकन है। तो परंपरा का जो मूल्यांकन है ना ये क्या है, तो ये है आपका, देख लीजिए, बिल्कुल निबंध है। 48 का सही आंसर ए होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, बताइए। 49 का क्या होगा जी, तो बिल्कुल किसने किया था, तो यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल हिटलर ने। किसने जी, हिटलर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं प्यारा साथियों। अभी तक जो भी छात्र क्लास को लाइक नहीं किए तो सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। तो फटाफट जो भी छात्र क्लास को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, ठीक है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए सभी छात्र छात्राएं। प्यारा साथियों आप लोग लाइक नहीं कर तो आप लोग के लिए इतना ज़्यादा लगातार मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। चलिए एक शायरी सुनाते हैं, सभी लोग शायरी को सुनिएगा। देखिए चलिए, इंसान कितना भी कमज़ोर हो, इंसान जो हो जो है ना वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन संघर्ष उसे जो है वो बिल्कुल मजबूत बना देती है प्यारा साथियों, ठीक है। संघर्ष जो है उसे मजबूत बना देती है। तो जो है इंसान कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, अगर आप संघर्ष करते हैं तो बिल्कुल आप जो है मजबूत बन जाइएगा, ठीक है। ये बिल्कुल रियल है, ठीक है। आप कितना भी पढ़ाई में कमज़ोर क्यों ना हो, आप जो है कंटिन्यू क्लास को करते हैं, जो है अपने से पढ़ाई करते हैं क्लास को, मतलब समझिए कि पढ़ाई कीजिएगा तभी ना मजबूत बनिएगा, तभी ना तेज बनिएगा। ना पढ़िएगा तो कमज़ोर का कमज़ोर रहबे कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा, जहांगीर कहाँ थे, जहांगीर कहाँ था। रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में, कहाँ था जी, तो बिल्कुल रूस में था, ठीक है। 50 का बिल्कुल सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो अपनी अम्मा को ही सबसे बड़ा जज मानते थे। 51 का बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 52 देखिएगा, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली। तो बिरजू महाराज को जो तालीम है वो बाबूजी से मिली, बाबूजी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम जो है ये है आपका बिल्कुल दिल्ली में है। कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक है। चलिए हलकारी का अर्थ होता है, हलकारी का अर्थ आखिर क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए संदेश वाहक होता है, क्या होता है, संदेश वाहक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कविता नहीं है, कविता जो है ये नहीं है। अविनियो स्वदेशी,
तो अविनियो जो है ये कविता नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे 55 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिलनत्व क्या है? बिलनत्व जो है ना, ये आपका कह रहा है कि क्या है, एक छोटा सा गांव है। जैसे क्या बोलते हैं, गांव का ही एक नाम है, तो ये एक शहर नहीं है, ना ही नदी है, ना ही झील है, ये एक छोटा सा गांव का नाम है बिलनत्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे जो बसे शहर है ना, वो अविनियो है आपका, ठीक है। कौन सा है? अविनियो। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो ये एक प्रकार का सामाजिक कहानी है, ठीक है। सामाजिक ही ना कहानी है, हाँ सामाजिक है। इसे थोड़ा सा देख लीजिए। 58 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा मुझे भी डाउट है प्यारा साथियों, इसे आप लोग देख लीजिए, लेकिन हमें तो लगता है सामाजिक ही कहानी है, ठीक है। चलिए इसे थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो लेखक जो थे ना, उनको मछली खाने से मना किसने किया था? तो जो भी लोग इसका आंसर जानते हैं फटाफट कमेंट भी आप लोग करते रहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ठीक है। जो है कमेंट करते रहिए, और जो है नहीं तो हम आपको तो बिल्कुल बतेबे करेंगे। तो देखिए लेखक को मछली खाने से जो है किसी ने मना किया। देखिए हम क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो आंसर अगर मालूम है आपको तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, तो वैसे जो है आपको क्वेश्चन हमसे पहले बताइएगा तो कुछ तो लगेगा ना, कि जैसे कि जो है कि सर बता रहे हैं, हम फट से जो है आंसर इसका बता दें, यानी कि मेरे को पता है, मेरी पढ़ाई हुई है। और नहीं पता है तो अब तब जब हम बता रहे हैं तब आप कमेंट कीजिए कि हाँ इसका ये आंसर होगा, यानी कि जो है मुझे सर के बताने के बाद हम बता रहे हैं या भैया के बताने के बाद हम बता रहे हैं, तब मुझे याद हो रहा है, ठीक है। तब ऐसे आप पे प्रेशर होगा कि हाँ जो है कि मुझे पहले सर बता रहे हैं या भैया बता रहे हैं, उसके बाद हमें बताना पड़ रहा है, यानी कि मुझे और इससे ज़्यादा है पढ़ना होगा, ठीक है। तो जो है आप जो है अगर आपको आंसर पता है तो फटाक से आप लोग हमसे पहले ही कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो 59 देखिए। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो किसने मना किया प्यारा साथियों? तो माँ ने मना किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर है। लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी? कितनी मछलियाँ खरीदी? 3 गो मछलियाँ, ठीक है। नेक्स्ट मछली लेकर कौन भागा था? ये सब कहानी जो है ना बहादुर अमर का, बहादुर कहानी, ये सब उसी का ये क्वेश्चन है अभी फिलहाल, ठीक है। कुछ उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, तो वही सब क्वेश्चन जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हम टाइप किए हैं, ठीक है। चलिए मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर जो है ना वो संतु भाग गया था। कौन जी? संतु, ठीक है। अब 62 नंबर है। इबादत का अर्थ है। तो इबादत का जो अर्थ है वो उपासना है। क्या है? उपासना, ठीक है। नेक्स्ट 63 नंबर है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, ठीक है। अगला है रसूलन बाई थी। तो रसूलन बाई जो थी ना वो गायिका, रसूलन बाई थी गायिका, गायिका थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है ना ये संस्कृति की पाठशाला है, संस्कृति की, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो ये जो है ना किस भाषा के कवि है? अंग्रेजी भाषा के। बिल्कुल सही उत्तर 66 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 देखिएगा। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो हम फटाफट करके तेजी में आपको सभी क्वेश्चन का आंसर कराते चल रहे हैं, ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़ें, ठीक है। तो गुरु नानक की पत्नी का जो नाम था सुलक्षणी था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म भी याद रखेंगे आप लोग कि 1469 ईस्वी में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म, ठीक है। और गुरु नानक जी जो है अपने प्राण कब त्याग दिए थे? तो उन्होंने अपना प्राण जो है बिल्कुल 1539 ईस्वी में ही त्याग दिए थे, ठीक है। बिल्कुल 69 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है। रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है ये सवैया में, सवैयों में किया गया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 70 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हम आप लोग से सभी छात्र छात्राएं से पूछना चाहते हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से जो है अभी वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा हमें। फटाफट से भी लोग कमेंट कर दीजिए तो आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको समय दिए हैं। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए प्यारे साथियों, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, ताकि हम भी देखें हमारे जो है छात्र हैं, हमारे प्यारे रसगुल्ले जो है वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जो है प्यारा साथियों आप लोग घर पे जो है कितने घंटे आप लोग पढ़ाई करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम भी देखें या मेरे प्यारे छात्र छात्राएँ कितने देर पढ़ते हैं, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए रस खान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है।
तो ये किया गया है जी बिल्कुल आपका सवयव में। ठीक है, अगला देखिएगा, ये आ गया 71 नंबर। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान जो है दिल्ली से जो ना ब्रजभूमि चले गए थे, ब्रजभूमि याद रखिएगा। ठीक है, अगला आ जाता है, घनानन किस मुगल बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे? तो जो घनानन है ना, ये मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 73 है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो कवि जो है ये पर्जन्य कहे हैं किसको? किसको कहा है जी? बादल को। बिल्कुल 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा। घनानन कवि हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, घनानन कवि हैं तो ये हैं रीति मुक्त कवि हैं। घनानन जो है रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, 75 देखिएगा, कहता है घनानन किस भाषा के कवि हैं? तो घनानन जो है ना ये ब्रज भाषा के कवि हैं। बिल्कुल 75 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुजान सागर किनकी किनकी रचना है? तो सुजान सागर जो है ना ये रचना है आपका बिल्कुल घनानन की, घनानन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है 77 नंबर, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार हैं। तो अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार जो हैं ये हैं बिल्कुल घनानंद। ठीक है, 77 का राइट आंसर डी। अगला देखिएगा, प्यारा साथियों, अभी तक फिर से एक बार बोल देते हैं, जो भी छात्र हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो नीचे जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिलेगा। सब लोग जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ताकि जो है आपको सारा का सारा जानकारी वहाँ से प्राप्त हो। ठीक है, तो सब लोग जल्दी से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 78 नंबर, मीरमुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो किस कवि का वध किया था? घनानंद का। बिल्कुल 78 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 79 नंबर देखिएगा, सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो ये है आपका बिल्कुल उदास माटी की। ठीक है, उदास माटी की। अगला आया 80 नंबर क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख्य की तुलना कवि ने किससे की है? तो ये किससे की है? याद रखिएगा हमेशा, छायायुक्त चंद्र से। ठीक है, छायायुक्त चंद्र से की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? तो ये जो है सुमित्रानंद पंत, जिनको प्यार से लोग अगय बुलाते थे, तो उन्हीं के माता जी का जन्म से 6 घंटे बाद मृत्यु हो गया था। ठीक है, चलिए अगला है 82 नंबर क्वेश्चन, सोडम की किरण किस कवि की रचना है? तो सोडम किरण जो है ना ये आपका सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ना ये बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के जी? बिहार के रहने वाले थे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये अगला है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा आप लोग कि बेगूसराय में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बेगूसराय में। यानी जितना निचोड़ ऑब्जेक्टिव हिंदी का बनता है ना टोटल मैंने जो है यहाँ पे आपको इस क्लास में जो है लेकर आ चुके हैं। तो सबके सब पूरा आपको जितना बनता है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन आपको आज करा ही देंगे। तो बस और थोड़ा देर का वीडियो होगा, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जी। और लाइक वगैरह नहीं किए तो सब लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा प्यारे साथियों, और जो है कमेंट भी आप लोग करते रहिए नीचे। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक है, चलिए अब रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डॉडर जिले में हुआ। ये हुआ था ना बेगूसराय जिले में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। ठीक है, 85 नंबर है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जो है ये है कौन है जी? यहाँ पे जनता है ना, बिल्कुल हाँ जनता हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही आंसर हो जाएगा। 86 है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये कब किस रचना पे मिला था? तो यहाँ पे देख लीजिए, उर्वशी, उर्वशी करके कोई रचना है उसी पे मिला था। ठीक है, अगला 87 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डॉट डॉट पर गिराया गया। तो ये गिराया गया था ना आपका बिल्कुल जापान पे गिराया गया था, जापान पे। 87 का राइट आंसर ए। 88 नंबर है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तो ये अगेन बिल्कुल 88 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास कैसा लग रहा है प्यारे साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 79 देखिएगा, अगय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अगय जो है ये प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। 79 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। अब आ जाता है आपका जो है
सॉरी 89 का बी। अब जो है लास्ट क्वेश्चन ये आपका 90 नंबर आ जाता है। कहता है अगय का जन्म कब हुआ। तो प्यारे साथियों अगय का जो जन्म हुआ था ये आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल जो है 1911 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि, और यहाँ पे अगय का पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याम। तो वो भी करके पूछ देगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्याम का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1911 में। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों इसमें जो है हिंदी का आप लोग को इस वीडियो में काफ़ी लॉन्ग वीडियो हुआ, तो जो है इसमें 90 क्वेश्चन जो है कराया। हमने बोला था 100 क्वेश्चन बट 90 ही टाइप था। तो चलिए जो इसमें 90 काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक तरीका से वायरल हिंदी का क्वेश्चन बोल सकते हैं कराया है, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था। तो इस वीडियो को आप सभी से हम रिक्वेस्ट एक ही करेंगे कि आप लोग जो है शेयर थोड़ा कर दीजिएगा प्यारा साथियों। आप लोग की जो है आपका भी हेल्प होगा और आप जो शेयर कीजिएगा उनका भी तो हेल्प होगा ना। तो सब लोग शेयर कर दीजिए प्यारा साथियों जो है। और जो है रेगुलर 10वीं का लाइव क्लास अभी 7 बजे से जो है चल रहा है, तो सब लोग आप लोग डेली 7 बजे शाम में जो है लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, रोज़ रात शाम जो भी बोलिए, जो रात में होता है जी, तो रोज़ 7 बजे शाम में आप लोग क्लास को जो है ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सब लोग जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।